हो गया लाइव। हाँ चलिए, रिवीजन कर रहे हैं ना? ठीक है, चलिए आइए भाई, हल्ला नहीं, अब आइए भाई, आज ही चैप्टर खत्म करना। 80 नंबर हो गया था। चलिए आइए, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन सब है, सब लेक्चर में कहीं ना कहीं चर्चा किए हुए। चलिए आइए, हल्ला नहीं अब। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? देखिए, पानीपत के तीसरी लड़ाई के विषय में आप पूर्णतः सब बात जान लीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर आप बात करेंगे तो यह जो लड़ाई हुई है, यह लड़ाई हुई है 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। इस युद्ध में मराठों के तरफ से नेतृत्व, इस युद्ध में मराठों के तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव ने किया था। विश्वासराव भाव ने किया था। और अफगानों के तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और देखिए, यह युद्ध होने का कारण क्या था जानते? इस युद्ध को होने का कारण क्या था? इस युद्ध को होने का कारण था, मराठों ने लाहौर के अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को गद्दी से हटा दिया। मराठों ने लाहौर के अफगानी सूबेदार तैमूर शाह को गद्दी से हटा दिया। यही घटना पानीपत के तृतीय युद्ध का तत्कालिक कारण रहा है। और फिर जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, तो जो मराठा थे ना, मराठा छापामार युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे। मराठा छापामार युद्ध नीति के विशेषज्ञ थे। लेकिन मराठों ने गलती की। मराठों ने गलती क्या की? मराठों ने इस युद्ध में छापामार युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मराठों ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जिसका विशेषज्ञ मराठा कभी था ही नहीं। आमने सामने की लड़ाई का विशेषज्ञ मराठा कभी था ही नहीं, लेकिन मराठों ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी। यह मराठों की सबसे बड़ी भूल थी। इसी वजह से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई और अफगान अर्थात अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इस युद्ध में मराठा तोपखाने का अधिकारी हुआ करता था इब्राहिम गारदी। मराठा तोपखाने का नेतृत्व हुआ करता था इब्राहिम गारदी। और यह जो युद्ध है, इस युद्ध को काशीराज पंडित नामक विद्वान ने अपनी आंखों से देखा था। और काशीराज पंडित ने इस युद्ध को लेकर यह कहा कि यह मराठों के लिए प्रलयकारी युद्ध सिद्ध हुआ। और यह एक ऐसा युद्ध था, यह मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध एक ऐसा युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में मराठा साम्राज्य के जितने भी परिवार थे, हर परिवार ने अपना कोई ना कोई सदस्य निश्चित तौर पर खोया। कोई ना कोई सदस्य निश्चित तौर पर खोया। मराठों के लिए इसलिए यह माना जाता है कि यह काफी प्रलयकारी युद्ध सिद्ध हुआ। इस युद्ध के पहले तक यह लगता था कि मुगलों के बाद भारत पर शासन मराठा करेगा, लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि मराठों में वो क्षमता नहीं है कि मराठा पूरे देश में शासन कर सके। समझ गए? तो याद रखिएगा ये सब बात। तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम गारदी। ये सब बात याद रख लीजिएगा गुरुजी लोग। बताइए,
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? कब हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? मराठों के तरफ से नेतृत्व किसने? अफगानों के तरफ से नेतृत्व। मराठों के लिए सबसे प्रलयकारी युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत के तृतीय युद्ध को किस विद्वान ने अपनी आंखों से देखा था? काशीराज पंडित। काशीराज। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन है काशीराज पंडित का। काशीराज पंडित, काशीराम पंडित नहीं, काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है जी? काशीराज पंडित। सालबाई की संधि कब हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेज, अगर आप अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेज मराठों के साथ 3 युद्ध लड़ा, जिसे इतिहास में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं 1816 से 1819। इसमें जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ है, यह युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ है। अर्थात सालबाई की संधि कब हुआ है? तो 1782। 1782। कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए? कितने आंग्ल मराठा युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब? 1775 से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? यह संधि कब हुई है? 1782। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने होगा, पे कर दिया, ने कर लीजिएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? देखिए, मराठा प्रशासन में एक 8 सदस्यीय मंत्री परिषद है जिसका अहम योगदान है, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान, एगो अष्ट दिग्गज होता है और एगो अष्ट प्रधान होता है। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो 8 सदस्यीय मंत्री परिषद है उसे अष्ट प्रधान, और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 महान तेलुगु कवि हुआ करते थे उसे अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, और मराठा साम्राज्य से संबंधित अष्ट प्रधान। इसके अलावे मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में एक 12 भाई सभा परिषद का जिक्र आता है। उसमें 12 लोग हुआ करते थे, वही 12 लोग मिल करके मराठा शासन प्रशासन को चलाने का काम किया करते थे। उस 12 भाई सभा परिषद में ही एक हुआ करते थे महादजी सिंधिया, एक हुआ करते थे महादजी सिंधिया। जो महादजी सिंधिया हुआ करते थे फिर नाना फडणवीस हो गए। 12 भाई सभा परिषद में ही हुआ करते थे नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। उसमें जो महादजी सिंधिया थे, महादजी सिंधिया के सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मराठा पेशवा को नायब ए गुनायब का पद भी प्रदान किया। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, महादजी सिंधिया के सलाह पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मराठा पेशवा को नायब ए गुनायब का पद भी प्रदान किया। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो बता दीजिए गुरुजी लोग, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया? किसके सलाह पर? मिलान करें राज्य और संस्थापक। देखिए, मराठा साम्राज्य जो है ना कई संघ में बट गया था, कई संघ में बट गया था। बड़ौदा में गायकवाड़ का शासन, इंदौर में होलकर का शासन, नागपुर में भोसले का शासन, ग्वालियर में सिंधिया का शासन। तो बड़ौदा के शासक को गायकवाड़ कहा गया, इंदौर के शासक को होलकर, नागपुर के शासक को भोसले और ग्वालियर के शासक को सिंधिया। अर्थात आंसर हो जाएगा 2 3 4 1।
31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतिम मराठा पेशवा की अगर आप बात करेंगे, अंतिम मराठा पेशवा की अगर आप बात करेंगे तो वह आपको बाजीराव द्वितीय है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा है और बाजीराव द्वितीय ने ही 1802 ईस्वी में बसीन के संधि पर हस्ताक्षर किया और यही घटना पानीपत, यही घटना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यही घटना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना और फिर 1803 से 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका बाजीराव द्वितीय। तो 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया? बाजीराव। और बसीन की संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। बसीन की संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना है, जो युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बसीन की, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बसीन की संधि। और अंतिम मराठा पेशवा कौन है? अंतिम मराठा पेशवा, अंग्रेजों के सहयोग से मराठा पेशवा कौन बने? बाजीराव द्वितीय। किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ और इन्हीं के समय जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को पराजित कर मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में वर्ष 1818 ईस्वी में मिलाने का काम किया। तो जो मराठा शासित क्षेत्र है वह ब्रिटिश साम्राज्य में 1818 ईस्वी में मिलाया गया। आगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। आरकाट की निजामत का उदय हुआ यानी हैदराबाद से अलग होकर के आरकट में शासन प्रशासन होना शुरू हुआ। हां, सही बात है ये। हैदराबाद, दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। हां, विजयनगर साम्राज्य से ही मैसूर राज्य का उदय हुआ था, यह भी सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। नहीं, देखिए, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी नहीं किया था, बल्कि रुहेलखंड राज्य का गठन किया था अली मोहम्मद खां ने। अली मोहम्मद खां ने किया था और उन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था आंवला को। आंवला को अपनी राजधानी बनाया था। आंवला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बाद में जाकर के रुहेलखंड राज्य की राजधानी रामपुर को बनाया गया था। और रामपुर भी आपको उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। तो रुहेलखंड राज्य की स्थापना अहमद शाह दुरानी ने नहीं, बल्कि रुहेलखंड राज्य का गठन अली मोहम्मद खां ने किया। और रुहेलखंड राज्य की सर्वप्रथम राजधानी हुआ करती थी आंवला। बाद के वर्षों में जाकर राजधानी बनी रामपुर। याद रखिएगा। तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब कौन सा एक असत्य है? मतलब कौन सा एक गलत है? 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है और जो गलत है वही इसका आंसर होगा। बाद बाकी 3 स्टेटमेंट तो सही ही है। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। नहीं, गलत है ये। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं की, बल्कि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को जाता है। यही गलत है और गलत को ही हमें चुनना था, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाद बाकी जो आपको बी नंबर है, सी नंबर है और डी नंबर है, ये सभी के सभी जो है आपको सही है और ये सभी काफी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इसको हम लोग याद भी कर लेते हैं। तो आइए याद करते हैं। आंसर तो हमें मिल ही गया है। तो बताएंगे आप हमको, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किसने किया है? आगे दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की। हां, सही है ये। इसको याद कैसे रखना है आपसे पूछा जा सकता है। रंजीत सिंह ने
किस स्थान पर तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए? तो लाहौर। कहां पर? लाहौर। अरे उनकी राजधानी हुआ करती थी महाराज, समझ गए। तो रंजीत सिंह ने किस स्थान पर तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित? आगे, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। काफी अच्छा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। तो आमेर के किस शासक ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया? सवाई जयसिंह। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, मैसूर के किस शासक ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था? टीपू सुल्तान। आगे, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद मतलब जो है कर वसूलने का अधिकार प्रदान किए जाने के बाद, कर वसूलने का अधिकार प्रदान किए जाने के बाद, कर वसूलने का अधिकार प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? नहीं बताए थे, कल बताए थे ना जी। खासी उत्तर होगा? हां, खासी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर कहां हुआ करती थी? लाहौर। रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। हां, यह सत्य है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, नहीं, यह गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, यह भी गलत है। उन्होंने सिख धर्म छोड़ा और उन्होंने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म को अपनाया। वह कभी भी रूस नहीं गए, एकदम से रूस गए थे। रूस गए थे, फ्रांस गए थे, ब्रिटेन गए थे, सभी देश की यात्रा किए थे। तो इसमें सही है केवल ए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? नहीं बताए हैं, एकदम बताए हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां ने ही बाद के दिनों में जाकर बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली थी। तो आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था? मुर्शिद कुली खां। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था। पलासी के युद्ध में। कौन युद्ध में? पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध में। और यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? फारसी भाषा में जफरनामा लिखने का काम किया गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए? 10। कितने गुरु हुए हैं? और जब गुरु का पद समाप्त हो गया तो नेता का पद आया और नेता का पद पर बैठा बंदा बहादुर। तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। देखिए, कहा जाता है जो जैसा करता है वैसा पाता है। जहांगीर पर एकदम सटीक बैठता है। जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के जीवन के अंतिम समय में जहांगीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि बादशाह बनने के लिए, अकबर के बाद तो बादशाह वही बनता, लेकिन फिर भी जल्दी बादशाह बनने के लिए अपने घर में अफरा तफरी मचाने लगा था जहांगीर। मतलब उल्टा पुल्टा काम करने लगा था। और इस वजह से अकबर काफी चिंतित रहने लगे। और जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कि आप कब जल्दी मरिए कि हम बादशाह बनेंगे। समझ गए? विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ। अंतिम में अकबर चिंतित रहने लगे, बीमार पड़ गए, मर गए 1605 में। और फिर जहांगीर बादशाह बने।
जहांगीर के बादशाह बनने के बाद उसका जो बड़ा बेटा था खुसरो खां, वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो देख रहे हैं, जहांगीर अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, और जहांगीर के बादशाह बनने के ठीक बाद उसका बेटा खुसरो खां विद्रोह कर दिया। खुसरो खां 1606 में ही विद्रोह कर दिया। जहांगीर 1605 में बादशाह बना, 1606 में खुसरो खां विद्रोह कर दिया। जहांगीर के पुत्र खुसरो खां जो 1606 में विद्रोह कर दिया, उसे विद्रोह करने में साथ सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था। इसी वजह से गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोहिनूर हीरा की बात करेंगे तो कोहिनूर हीरा चल गया था अफगानिस्तान। ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह कोहिनूर हीरा लेकर चल गया था, लेकिन फिर से रंजीत सिंह के राज में कोहिनूर हीरा आ पाया, और रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था शाह सूजा ने, क्योंकि रंजीत सिंह ने शाह सूजा को अफगानिस्तान का गद्दी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इसी वजह शाह सूजा रंजीत सिंह से प्रसन्न होकर रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। तो रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है शाह सूजा से। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त? शाह सूजा से। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाइएगा। यहां पर पलासी और बक्सर में जो है काफी कंफ्यूजन होता है। हाँ, पलासी बक्सर में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जानते हैं? इस क्वेश्चन का कीवर्ड है प्रारंभ। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है प्रारंभ। इस क्वेश्चन का कीवर्ड प्रारंभ है। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था पलासी के युद्ध ने। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? पलासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757, बहुत बार बताए हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था पलासी के युद्ध में। रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए गौर से सुनिएगा, समझिएगा। यहां पर भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, लेकिन वही अगर वास्तविक शब्द जोड़ देता था, वास्तविक शब्द अगर जोड़ देता है। हे क्या हुआ है जिसको? क्या हुआ हीरोइन? है क्या हुआ है? एकदम हीरोइन वाला ड्रेसो सब आप पहन के आते हैं, फटल चिटल जीन्स है, एकदम पूरा मॉडर्न है। कहां घर है हीरोइन? क्या यही घर है? कहां? यहां पे कहां है? कुर्जी मोड़, पटना की ही है। ठीक है, तो मॉडर्न तो रहेगी। चलिए अब आइए, यहां पे सुनिए एक बात। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के है तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर इसमें इसी प्रश्न में वास्तविक शब्द जोड़ दे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आंसर चेंज हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, समझ गए? तो लेकिन वास्तविक शब्द है नहीं, तो हम लोग जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? देखिए स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा रॉबर्ट क्लाइव को दी गई है, और स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पीट ने दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पीट ने दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और किसने दिया है उन्हें? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पीट ने। और क्यों दिया जानते हैं?
क्यों दिया जानते हैं? इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने नेतृत्व में कई सारे युद्धों में जीत दिलाने का काम किया। अपने नेतृत्व में अपने सेनापति के तौर पर आगे बढ़कर लड़े। सेनापति का काम क्या होता है? नेतृत्व करना, सेना का नेतृत्व करना, यानी आगे बढ़कर लड़ना, आगे बढ़कर लड़ना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कई युद्धों में नेतृत्व किया और उन सभी युद्धों में क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलाया। इसी से उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट रॉबर्ट क्लाइव से प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा प्रदान किया। पलासी के युद्ध का मैदान कहां है? पलासी के युद्ध का मैदान है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है सबसे महत्वपूर्ण शब्द ही। तो कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध वास्तविक तौर पर होने वाला एक युद्ध था। पलासी का युद्ध तो एक षड्यंत्र था और कुछ नहीं था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र मात्र था। पलासी का युद्ध जान करके आपको आश्चर्य होगा, मुश्किल से 1.5 घंटा चला। मुश्किल से 1.5 घंटा, एक दिन भी नहीं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पलासी का युद्ध मात्र चला। और नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से मोहनलाल मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लड़ी। अब मीर जाफर तो अपनी सेना लेकर गए भी नहीं किया। नवाब सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति मीर जाफर था, युद्ध स्थल में नहीं गया और सूचना दे दिया सिराजुद्दौला को कि हम निकल रहे हैं। सिराजुद्दौला युद्ध स्थल में पहुंचा। सिराजुद्दौला युद्ध स्थल में पहुंचने से पहले तक उसको कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जब युद्ध स्थल में पहुंचा उसको आभास हो गया कि हमारा सब चीज खत्म हो चुका है। समझ गए? तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा यह युद्ध चला था। पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। वही बक्सर का युद्ध वास्तविक तौर पर लड़ा जाने वाला युद्ध था। भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना आमने सामने होकर के यह युद्ध लड़ी थी। यही कारण है कि बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? मतलब दिल्ली का शासक कौन था? मतलब मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, क्योंकि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के पद पर हैं 1769 से 1806। अरे रुकिए ना महाराज, सुनिए ना। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है 1759 से 1806 और इसी बीच में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह अर्थात दिल्ली के शासक हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय। तो दिल्ली का शासक कहिए या मुगल बादशाह कहिए, बात बराबर है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे मीर जाफर। मीर जाफर, देखिए मीर जाफर 2 बार बंगाल के नवाब बने हैं। मीर जाफर बंगाल के नवाब पद पर पहली बार 1757 से 60 और दूसरी बार 1763 से 1765। 1757 से 60 और दूसरी बार 1763 से 1765। इसी बीच में 1764 आता है और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे मीर जाफर। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार किसने प्रदान किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार या कर वसूलने का अधिकार इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुई और इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था
तो जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ही अंग्रेजों को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। और शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल सम्राट था, अर्थात प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट। देखिए प्रश्न एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीका से पूछा जा रहा है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा यानी बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला 1765 में और रॉबर्ट क्लाइव रहे हैं 2 बार बंगाल के गवर्नर के पद पर। पहला शासनकाल 1757 से 60 और दूसरा 1765 से 1767। 1765 से 1767 तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। इसके अलावा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनका शासनकाल है 1786 से 1793। विलियम बेंटिक का शासनकाल है 1828 से 1835 और लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल है 1798 से 1805। ये सब तो इनके रेंज में ही नहीं आता है, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप यहां पर। इलाहाबाद की संधि के तहत जब अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ अर्थात दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो अंग्रेजों को कर वसूलने का अनुभव था नहीं। तो अंग्रेजों को कर वसूलने का अनुभव नहीं था यानी रॉबर्ट क्लाइव को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कर की वसूली को लेकर उपदीवान के पद का सृजन किया, उपदीवान के पद का सृजन किया और बिहार के लिए अलग उपदीवान बनाया, बंगाल के लिए अलग उपदीवान बनाया और ओडिशा के लिए अलग उपदीवान बनाया। बिहार का उपदीवान बनाया राजा सिताब राय को, उड़ीसा का उपदीवान बनाया राय दुर्लभ को और बंगाल का उपदीवान बनाया मोहम्मद रजा खां को। बंगाल का उपदीवान बनाया मोहम्मद रजा खां को। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मुर्शिदाबाद आता था, जैसे बिहार के अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली सब आता है। तो पटना के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो वैशाली के लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि वैशाली के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। तो बंगाल के अंतर्गत ही मुर्शिदाबाद आता था। तो बंगाल के उपदीवान हुआ करते थे मोहम्मद रजा खां और बंगाल के अंतर्गत ही मुर्शिदाबाद भी आता था अर्थात मुर्शिदाबाद के भी उपदीवान हुआ करते थे मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां अर्थात आंसर हो जाएगा ए। बात समझ रहे हैं? याद रख लीजिएगा इसको। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? बिहार का उपदीवान, उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ। क्वेश्चन रिपीटेड ना है हो, आंसर खासी होगा ना हो। हाँ आगे, अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे यानी वित्त मंत्री थे। हाँ सही बात है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। हाँ यह भी सही बात है। आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 18वें शतक में यानी 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कौन युद्ध पहले लड़े गए, उसके बाद कौन युद्ध लड़े गए, उसके बाद कौन युद्ध लड़े गए, उसके बाद कौन युद्ध लड़े गए, कौन युद्ध किस वर्ष लड़े गए हैं। अगर आपको यह मालूम हो जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए वाडिवास का युद्ध, वाडिवास का युद्ध हुआ है वर्ष 1760 में। 1760 में
बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, अंबुड़ का युद्ध हुआ है 1749 में, 1749 में। देखिए 3 गो कर्नाटक का युद्ध हुआ है ना जी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है 1749 से 54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुड़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात अंबुड़ का युद्ध 1749 ईस्वी आप मान करके चल सकते हैं। फिर पलासी का युद्ध आप सब लोग जानते हैं, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ है। तो देख लीजिए इन तीनों ईस्वियों में सबसे पहले 1749, फिर 1757, फिर 60 और 1764। तो 1749 में हुआ है अंबुड़ का युद्ध, 1757 में हुआ है पलासी का युद्ध, 60 में बाडीवास का युद्ध और 64 में बक्सर का युद्ध। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बाडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए 1760 में जो बाडीवास का युद्ध हुआ था, नहीं बताए, नहीं बताए, क्या बात करते हैं आप। ठीक है, 1760 में जो बाडीवास का युद्ध हुआ है, बाडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ है। बाडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ है। और वाडीवास का युद्ध हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इसमें ब्रिटिशों की जीत हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व किया था सर आयर कूट और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली। फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लालू की हार हुई और ब्रिटिश सेनापति आयरकूट की जीत हुई। तो इसमें पूछा जा रहा है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बाडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। आंसर हो जाएगा काउंट लाली, काउंट लाली। तो आइए तो गुरुजी लोग, बाडीवास का युद्ध कब हुआ है जी? किस दो यूरोपीय कंपनी के? ब्रिटिश और किसकी जीत हुई? ब्रिटिशों की तरफ से नेतृत्व किसने? फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ? वाडीवास का युद्ध। किस युद्ध से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ? आगे, वाडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। सी होगा जी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए 4 स्टेटमेंट है, 4 में से 1 गो सही है और जो सही है वही इसका आंसर होगा, बाद बाकी 3 गो गलत है। तो आइए देखते हैं सबको कौन गलत है कौन सही है। देखिए पहला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आप सब लोग जानते हैं 1764 में भारत की संयुक्त सेना, भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। तो बक्सर के युद्ध में मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था ना, गलत है ये। मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव नहीं लड़ा था, बल्कि भारत की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी कंपनी लड़ी थी और अंग्रेजी कंपनी के तरफ से इसमें नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। बाडीवास का युद्ध, बाडीवास का युद्ध आप सब लोग जानते हैं, अभी तुरंत बताएं, 1760 में हुआ है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही है, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी। हां ये सही है, सही है। आंसर तो हमको मिल गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे लड़े थे, नहीं गलत है ये। देखिए 2 गो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं 1848 से 49 के समय।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं 1848 से 49 के समय, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के क्रम में ही, उस युद्ध के दौरान ही या उस युद्ध के अंतर्गत ही चिलियावाला का युद्ध वर्ष 1849 में हुआ था। इसमें डलहौजी के खिलाफ सिख लड़ा था, ना कि मराठा लड़ा था। डलहौजी के खिलाफ सिख लड़ा था, ना कि मराठा लड़ा था। इसके बाद खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, गलत है ये। खुर्दा के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो जो खुर्दा का युद्ध है, यह युद्ध 1795 में हुआ था, और यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच जो है आपको यह युद्ध हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा के बीच जो है खुर्दा का युद्ध हुआ था, ना कि निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें हर चीज हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं। आंसर हो जाएगा बी, बाद बाकी ए सी डी गलत है, और सही क्या था उसका जवाब, वो भी बात हम आपको बतला दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। किसने किया था? मराठों ने। मराठों ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह कहे थे। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। देखिए, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह का निधन वर्ष 1839 में हो गया। रंजीत सिंह के निधन होने के बाद रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना, और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। यहां पर रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी शासकों में दो के विषय में याद रखना है। पहला, रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। दूसरा, रंजीत सिंह द्वारा स्थापित पंजाब में जो सिख राज था उसके अंतिम शासक कौन हुए? तो रंजीत सिंह द्वारा स्थापित जो सिख राज था उसके अंतिम शासक हुए दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। तो रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह, खड़क सिंह का नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह का शेर सिंह, शेर सिंह का दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक हुए। और दिलीप सिंह के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, दोनों युद्ध दिलीप सिंह के समय में ही हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, दोनों युद्ध दिलीप सिंह के समय में ही हुआ। और दिलीप सिंह के समय में ही लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को पराजित कर 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, और पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना है वर्ष 1849 में। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? लाहौर में किया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? जीन ने तीन की परिषद का सदस्य नहीं था। तीन की परिषद का सदस्य नहीं था। सुनिए हीरो सब, सुनिए। देखिए बात क्या है, बात यह है, लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और जब लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर, दो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जीतकर ही लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। अब लॉर्ड डलहौजी पंजाब में बेहतर शासन चलाने को लेकर, लॉर्ड डलहौजी पंजाब में बेहतर शासन चलाने को लेकर, लॉर्ड डलहौजी पंजाब में बेहतर शासन चलाने को लेकर 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया।
3 सदस्यीय परिषद का गठन किया। और जो 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया उसमें एक था सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस। दूसरे थे आपको हेनरी लॉरेंस, दोनों अलग अलग थे। सर जॉन लॉरेंस अलग है, हेनरी लॉरेंस अलग है। और फिर तीसरे थे आपको चार्ल्स ग्रेनविल, ग्रेनविल। यही तीनों को मिलाकर एक 3 सदस्यीय परिषद का गठन लॉर्ड डलहौजी ने किया। यही तीनों मिलकर पंजाब में शासन प्रशासन चलाने का काम करता। 3 सदस्यीय परिषद के सदस्य हुआ करते थे जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, चार्ल्स ग्रेनविल। इसके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 की परिषद का सदस्य कौन नहीं था, 3 की परिषद का सदस्य कौन नहीं था। तो HM इलियट नहीं थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नहीं थे, अर्थात आंसर हो जाएगा ए और डी। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, A+B के जगह A+D होगा। इसको आप A+D कर लीजिए और इसका आंसर इस प्रकार ई हो जाएगा। समझे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन में सुधार किए, सब चीज करने लिए आप लोग में सुधार रहे हैं। यहीं पे ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ है 1781। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ है। पोर्टो नोवा का युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट के बीच हुआ है। अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट के बीच हुआ है और इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई, आयरकुट की जीत हुई। अंग्रेज सेनापति आयरकुट ने 1781 में हुए पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित करने का काम किया, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर आयरकुट।